नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्र के जिस पड़ाव पर था उस उम्र में किसी लड़की का मैसेज, वह भी अंग्रेजी में, और उस पर लड़की भी अपनी बिरादरी की, एक साथ इतने सहयोग ने मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। हालांकि मैंने भावनाओं को नियंत्रित करते हुए एक संक्षिप्त सा जवाब दिया, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। एक मचलते हुए युवा की तरह मैं एक मैसेज में उससे बहुत कुछ पूछ लेना चाहता था, लेकिन मैंने अपने दिल पर दिमाग को हावी नहीं होने दिया। आपके सुझाव अच्छे हैं, लेकिन सरकार शिक्षा के सुधार पर उतना ध्यान नहीं दे रही है। एंजल ने मुझसे यूपीएससी अभ्यर्थी जैसी गंभीरता के लिए हुए सवाल के अंदाज में फिर मेल किया। 1986 के बाद नई शिक्षा नीति आई है। अब तक शिक्षा और स्वास्थ्य राम भरोसे ही है, मैंने मेल का जवाब दिया और दोपहर का खाना खाने रूम से 100 मीटर की दूरी पर साईं रेस्टोरेंट चला गया। हाँ, यह बात तो है, दिल्ली में रहकर आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एंजल ने उत्सुकतावश मेल किया, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और आप? इस तरह हमारे बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं भी यूपीएससी के लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यूपीएससी पल्ले नहीं पड़ रही। 2 बार प्रारंभिक परीक्षा दी, लेकिन हुआ नहीं। एंजल ने यूपीएससी तैयारी करने वाले 90% छात्रों की व्यवस्था को अपने एक ही मैसेज के जरिए जाहिर कर दिया। हालांकि मैंने 2 दिन तक उसको मेल का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दोस्त लव गुरु का कहना था कि अगर लड़की को दोस्त बनाना है तो लड़की को साइकोलॉजी को पढ़ें, और कभी भी लड़की वर्चुअल मोड पर टेक्स्ट या फ़ोन कॉल पर बात करे तो बात पूरी होने से पहले ही व्यस्त होने का बहाना बनाकर फ़ोन काट दो या टेक्स्ट मैसेज का जवाब न दो। लव गुरु का असली नाम योगेंद्र प्रताप सिंह था। राघवेंद्र को हम लव गुरु इसलिए कहते थे क्योंकि मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में तैयारी करने आने वाले नए नवेले नौजवानों को लव एडवाइस देने में उसका कोई सानी नहीं था। जब भी किसी कोचिंग या कोचिंग के बाहर किसी यूपीएससी तैयारी करने वाले लड़के को किसी लड़की से फ्रेंडशिप करनी होती तो वह लव गुरु की तरफ रुख करता था। लव गुरु शानदार नुस्खे बताता, लड़के इसकी आजमाइश अपने होने वाली माशूका के लिए करते और कई सारे कामयाब भी हो जाते। लव गुरु की खुद की लगभग आधा दर्जन गर्लफ्रेंड्स और 1 दर्जन के आसपास मी टू थी। वह तैयारी कम और मौज मस्ती ज़्यादा करने वाला लड़का था। मैंने एंजल के मेल का जवाब ठीक 2 दिन बाद रात में नियमित मोटिवेशनल फेसबुक पोस्ट करने के तुरंत बाद दिया। अच्छा, यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न को पकड़ नहीं पा रही हो, मैंने लिखा, और मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर चला गया। मेरी मुख्य परीक्षा 28 अक्टूबर को होनी थी, इसलिए मैं जल्दी सोने की आदत डाल रहा था। मैं यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को समझ नहीं पा रही हूँ। साल भर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट सभी सब्जेक्ट पढ़ने के बावजूद क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? और क्या इस बार मेंस परीक्षा दे रहे हैं? उन्होंने एक ईमेल में 2 सवाल पूछे। हाँ, 28 अक्टूबर को ही मैंने एंजल को मेल का संक्षिप्त जवाब दिया। आईएएस प्रीलिम्स 2017 के रिजल्ट आए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन एंजल ने तय नहीं कर पा रही थी कि 3 जून 2018 की होने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए। इस बार कम से कम प्रीलिम्स के चक्रव्यूह को तो भेदा जा सके। उस रात वह ठीक से सो नहीं पाई, क्योंकि उसे डर था कि अगर तीसरी बार भी यही हश्र रहा तो फैमिली वाले तैयारी छुड़वा देंगे। उस रात को एंजल सो रही थी। जब कक्षा 6 में थी तो दिव्या मैडम ने उससे पूछा था, बड़े होकर क्या बनना? उसने तपाक से कहा था, कलेक्टर। अब वह सोच रही थी, बचपन के इस सपने को साकार करने में यूपीएससी का प्रारंभिक चरण ही उसके लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया था। वह 2 प्रयासों में प्रीलिम्स पास न कर पाने के कारण हीन भावना से ग्रस्त हो चुकी थी। शुरू से ही तेज तर्रार और मेधावी छात्र रही एंजल ने आत्मविश्वास को यूपीएससी के खट्टे अनुभव ने अर्श से फर्श पर ला दिया था। जब वह बाड़मेर के सुंदरवती घोड़े की धरती वाला तोरा के एक छोटे से गांव जयपुर से आई थी, उसे समय वह हिंदी माध्यम की छात्रा थी और उस समय उन्हें अंग्रेजी मीडियम में
शिफ्ट होने में काफ़ी दिक्कतें आई थी। आज उनकी अंग्रेजी किसी अंग्रेज के सामान ही फर्राटेदार थी। कक्षा 8 में कितनी खराब राइटिंग थी और आज उनकी राइटिंग को कम्प्लीमेंट्स मिलते थे। यह सब उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर हासिल किया था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि हर कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है और संकल्प किया कि वह प्रारंभिक परीक्षा के इस चक्रव्यूह को तोड़ कर रहेगी। मेरा 2 बार से IAS प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था, क्या आप मुझे गाइड करेंगे? उन्होंने सुबह सुबह ही मुझे मेल किया, क्यों नहीं, मुझसे जितना हो पाएगा। लेकिन मेरी मुख्य परीक्षा के बाद इस तरह हमारे बीच में चैटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। यह वक्त था जब देश में GST को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी और मेरी UPSC की तैयारी भी। 28 अक्टूबर से एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, इसलिए मैं 2 दिन पहले ही मेरे मामा जी के यहाँ जयपुर चला गया। पहले दिन निबंध का पर्चा था। सारे बच्चे GST तथा नोटबंदी को लेकर कोई एक निबंध पूछे जाने को लेकर अस्वस्थ थे, लेकिन UPSC ने फिर साबित किया कि उनका सवाल पूछने का ट्रेंड यह है कि कोई ट्रेंड नहीं है। एक के बाद एक पेपर अच्छे हुए या खराब, लेकिन हो गए। मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली, इसलिए नहीं कि पेपर बहुत अच्छे गए थे, इसलिए क्योंकि कंक्रीट के शहर की जीवन शैली से मुक्त होकर सप्ताह 10 दिन के लिए अपने गांव में सुकून भरे दिन बिताने को मिलने वाले थे। ऑप्शनल पेपर आखिरी दिन था। उसी दिन मैं जैसलमेर इंटरसिटी से जोधपुर निकल गया। पेपर कैसे गए? एंजल का मेल आया, लग तो रहा है ठीक है, देखते हैं क्या होता, मैंने जवाब दिया। UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतर बच्चों का पेपर तो ठीक जाता है, पर रिजल्ट अक्सर ठीक नहीं आता। प्रतियोगी परीक्षा और कॉलेज की परीक्षा में बस यही फ़र्क होता है कि कॉलेज में पेपर खराब हो जाए तो दोस्तों को सुपर बकवास कहने में संकोच नहीं करते, लेकिन यहाँ यह सब उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। इसलिए UPSC के पेपर देने वाले हर अभ्यर्थी को बाद में कहना एक सामाजिक मजबूरी बन जाती है। ओके, प्रीलिम्स परीक्षा में 2 बार फेल हो चुकी हैं, क्या रणनीति अपनाऊं कि 3 जून 2018 की परीक्षा आसानी से पास कर जाऊं? परिवार वाले और सगे संबंधियों ने सवाल पूछ कर कान पका दिए हैं कि प्रीलिम्स क्यों नहीं हो रहा। यह सवाल मेरे दिल में कांटे चुभाता है। एंजल ने अपनी कहानी सुनाई। सबसे पहले सिविल परीक्षा लेवल की परीक्षा में अंतर समझने की ज़रूरत है। मैंने कहा, क्या हम फ़ोन कॉल पर बात कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो? एंजल का मैसेज अगले ही पल दिखाई पड़ा। कॉन्टैक्ट नंबर की अदला बदली के बाद उनका कॉल आया। हेलो कहने के बाद मैंने कहा, सिविल सेवा परीक्षा में 5 लाख बच्चे प्रीलिम्स परीक्षा में बैठते हैं और पास होते हैं लगभग 12,000, यानी केवल 2%। इनमें से 70% बच्चे ही पहले ही प्रीलिम्स पास किए होते हैं। जो आंकड़े दिखते हैं वह असल में उतने होते नहीं हैं। यह तो कॉलेज परीक्षा से बिल्कुल अलग तरीके की प्रतियोगी परीक्षा है। मैंने मुखर्जी नगर के बाबा टाइप लोगों को के अंदाज में कहा, अच्छा यह बात है तो? उन्होंने कहा, UPSC की तैयारी का फर्स्ट रूल यही जान लीजिए कि किताबों को ध्यान के लिए नहीं, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को स्किप करना है और किस पर ज़्यादा टाइम देना है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम तो नहीं निकलेगा। पर मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के ज्ञानी बाबाओं के नाम ज़रूर शुमार हो जाएंगे। मैंने UPSC की तैयारी का फर्स्ट गोल्डन रूल बताते हुए कहा, ध्यान रखो कि टॉपर आसमान से नहीं टपकते, वह या हम या आप में से होते हैं, लेकिन वह लोग जिस मंजिल की ओर जाना होता है उसी ट्रेन के डिब्बे में सफ़र कहते हैं। लोग एक पक्षी की तरह होते हैं, उन लोगों के दिलों में आग लगन की जलती है, इसलिए इन्हें सफलता हर हाल में मिलती है। मेरा UPSC वाला ज्ञान निकलना शुरू हो चुका था। इसकी तैयारी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर 2-3 साल गंभीर रूप से तैयारी कर ली जाए तो कम से कम आप ज्ञान बढ़ाने की कला में तो सिद्ध हो ही जाते हैं। फिर आप किसी भी टॉपिक पर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को ज्ञान देने की और अपनी तरह से समझाने की कोशिश करने में लग जाते हैं। देश व सरकार की हर समस्या पर अपना व्यू पॉइंट ज़रूर देते हैं। क्या बात है, आप तो अच्छे मोटिवेटर भी हो। उन्होंने तारीफ़ करते हुए कहा, अच्छा यह बताइए सिलेक्शन में किस्मत का कितना रोल होता है?
किस्मत को मैं नहीं मानता, यह किस चिड़िया का नाम है। तैयारी करने से पहले भाग्य की बात करना बेईमानी है, इसलिए इंसान को कभी भाग्य का रोना नहीं रोना चाहिए। आप एक दिन के लिए किस्मत चमकने का इंतज़ार मत कीजिए। आपको और कुछ भी नहीं करना है सिवाय कड़ी मेहनत के। भाग्य को अपने ढंग से काम करने दो, आप अपने ढंग से काम करो। भाग्य तो आलसी लोगों का गहना है, आप जैसे कर्मठ लोगों का नहीं। वही युवा सफलता हासिल करता है जिन्हें खुद के काम पर विश्वास होता है। मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के अंदाज में कहा, एक चीज़ कही जाती है कि इससे सीरियस नहीं सिंसियर लोग बनते हैं, इसमें आपकी क्या राय है। एक सवाल के साथ मैं समझ गया था कि थोड़ा बहुत पढ़ाई तो उन्होंने भी की है। मेरा अंदाज थोड़ा सामान्य हुआ। आप बिना सिंसियर हुए IAS तो क्या पटवारी भी नहीं बन सकते। आज के टाइम में तैयारी के प्रति गंभीर होना ज़रूरी है, लेकिन हर कोई हो नहीं पाता। सिविल सेवा की तैयारी करने वाला हर अभ्यर्थी तैयारी में गंभीरता चाहता है, पर आज नहीं कल से। करियर बनाते समय 99% छात्रों के लिए यह कल भी कभी नहीं आता। अरे उन्हें पता ही नहीं है कि कल तो सप्ताह का सबसे व्यस्त दिन होता। वे सोचते हैं आज सर भारी भारी लग रहा है, आज नहीं कल से मन लगा कर पढ़ूंगा। अरे आज लिखने का मन नहीं कर रहा है, कल से हर रोज़ 10 पेज लिखूंगा। सोचिए यह कल वाला भूत इतनी गहराई से हमारे शरीर में क्यों बैठ गया है। ध्यान रखिए, टाल मटोल करने वाले छात्रों के लिए UPSC के दरवाजे हमेशा बंद मिलते हैं। अंत में 100 बात की एक बात, टाल मटोल का जो भी कारण हो, बुखार हो तो भी बढ़िए, बारिश हो रही हो तो भी क्लास जाइए, उंगलियों पर छाले हो जाए तो भी लिखिए। आप तभी सफल होंगे जब अंधेरे में किताबों में छपे अक्षर नज़र आने लगेंगे। मैंने यह लाइन कुछ दिन पहले फेसबुक पर पोस्ट की थी और उनसे बात करने के दौरान यह लाइन गाइड करने की जगह इम्प्रेस करने के लिए बोल दी थी। यह भी सच्चाई थी कि जब मैं पहली बार फ़ोन पर बात कर रहा था तो गाइडनेस कम और इम्प्रेस करने की कोशिश ज़्यादा कर रहा था। यह हर एक लड़की का एक लड़के से बात करने के दौरान का सबसे दुर्लभ गुण है। मैं तो बहुत आलसी हूँ, मैं तो कई बार 13-14 घंटे पढ़ने का शेड्यूल बना कर रख देती हूँ, लेकिन उतना पढ़ नहीं पाती। मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। एंजल ने अपनी चिंता जाहिर की। ज़रूरी नहीं कि आप 14 घंटे पढ़ाई करें तभी आप IAS बनेंगे। पढ़ाई में घंटे मायने नहीं रखते, गुणवत्ता मायने रखती है। आप कह रही हैं कि मैं शेड्यूल बनाकर छोड़ देती हूँ और टाल मटोल करने लग जाती हूँ। जो व्यक्ति सफलता के लिए सबसे ज़रूरी काम को बोरिंग मानकर टाल देता है, समझ लीजिए वह असफलता के बीज बो रहा है। जैसा कि आप पिछले 2 प्रयासों में गलतियां कर रही हो। सफलता पाने का इच्छुक व्यक्ति बोरिंग तथा सबसे मुश्किल लगने वाले ज़रूरी काम को सबसे पहले करता है, इसलिए वह व्यक्ति सबसे पहले सफल भी हो जाता है। किसी भले मानस ने सही कहा है कि सफलता के नियम तभी आप पर काम करेंगे जब आप चुस्त दुरुस्त तथा तंदुरुस्त तरीके से जी जान लगाकर काम करेंगे और टाल मटोल प्रवृत्ति को बाय बाय कहेंगे। मैंने कहा आप सिलेक्शन तो लेना ही है, इसलिए टाल मटोल की प्रवृत्ति को बाय बाय आज से ही कर दीजिए और दृढ़ संकल्पित होकर कहिए, अगर संकल्प कर लिया है तो सफलता दूर नहीं। मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती, बस संकल्प की कमी होती है। तो दुनिया में दृढ़ संकल्प से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। फिर बात ट्रंप जी की हो, पुतिन जी की हो या मोदी जी की, यह लोग अपने दृढ़ संकल्प के बल पर देश दुनिया की दिशा बदलते में लगे हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि इतिहास महज चंद संकल्पवान लोगों के साहसिक कदमों से चलता है। मुझे नहीं पता कि यह लाइन कहाँ से निकल रही थी, लेकिन यह थी काफ़ी मोटिवेशनल टाइप की। दिमाग शायद इसलिए ज़्यादा काम कर रहा था ताकि लड़की इम्प्रेस हो सके। अच्छा, यह ट्रेन की आवाज़ आ रही है, कहीं जा रहे हो क्या? उन्होंने बीच में टोकते हुए पूछा। हाँ, मैं जयपुर से अपने गांव जा रहा हूँ, जोधपुर। मैं जयपुर जंक्शन से जैसलमेर इंटरसिटी में बैठ गया हूँ। ट्रेन के रवाना होने में अभी 5 मिनट का समय है। अच्छी बात यह रही कि मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई। अच्छा, आप तैयारी के गोल्डन रूल्स बता रहे थे, तो बताइए दूसरा गोल्डन रूल क्या है? UPSC के किले को भेदने के लिए उन्होंने पूछा। मैंने
यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो अनुभव हासिल किया वह बता रहा हूँ, क्योंकि आपने तैयारी की रणनीति पूछी है बस इसलिए। अगर वह नहीं भी पूछती तो मैं आधे घंटे बाद एक एक करके यूपीएससी की तैयारी के लिए सारे गोल्डन रूल बता चुका होता। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़कर अक्सर यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करते हैं, यह कभी फुर्सत मिले तो पता लगा सकते हैं। मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर पार्क में जाइए और अवलोकन कीजिए कि एक यूपीएससी अभ्यर्थी लड़का दूसरी यूपीएससी अभ्यर्थी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नुस्खे बता रहा होता है। कुछ ऐसी धांसू रणनीति भी साझा कर रहा होता है जो उन्होंने खुद कभी फॉलो नहीं की। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाई और मेरे अनुसार यूपीएससी की तैयारी का दूसरा गोल्डन रूल है एनसीईआरटी पढ़ना, और हर हाल में एनसीईआरटी को इग्नोर किया तो यूपीएससी आपको इग्नोर कर देगी। अधिक तक बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी क्या पढ़ना, स्कूल के दिनों में तो पढ़े थे और वह भी गच्चा खा जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी का तीसरा गोल्डन रूल है स्मार्टफोन से दूरी तो सिलेक्शन से नज़दीकी। कोई भी 8-10 घंटे मोबाइल में बिजी रहकर आईएएस बनने का सपना कभी पूरा नहीं कर सकता। अगर सपना देखता है तो पूरा नहीं कर सकता। केवल यूट्यूब से स्टडी मटेरियल देखकर आईएएस नहीं बना जाता। आज की किताबों से मोहब्बत करके ही पहुंचा जा सकता है। मैंने मेंटर के तौर पर 2 गोल्डन रूल और बता दिए। सोशल मीडिया के कारण स्मार्टफोन एक बड़ी लत बन चुका है। याद रखिए, आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल स्मार्टनेस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपको स्मार्टफोन बुरी लतों का बादशाह बना कर रख देगा। विद्यार्थी जीवन में आप सफल इंसान बनने का सपना संजोए हैं तो मोबाइल की महामारी की चपेट में खुद को न आने दें। यह समझिए कि मोबाइल एक न्यूनतम उपयोग यानी समय के सबसे बड़े शत्रु से छुटकारा। मोबाइल हमारी सेवा के लिए है, लेकिन अगर हम इस स्मार्टफोन पर घंटों महत्वहीन चीज़ें देखकर दोयम दर्जे का मनोरंजन कर रहे हैं तो समझिए कि मोबाइल हमारा मालिक बन बैठा तथा हमारी दिनचर्या तय कर रहा है। अच्छी बातें बताई आपने, ओके, मैं नोट करती हूँ। और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तैयारी के दौरान? फ़ोन से हल्की सी आवाज़ है। यूपीएससी की तैयारी के लिए चौथा गोल्डन रूल है चाय की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने का मॉर्निंग नशा। सुबह सुबह न्यूज़पेपर ना पढ़ना गुनाह है। हम दोनों ठाका लगा कर हंस दिए। पुरानी वाली एनसीईआरटी बढ़िया है या नई वाली? एनसीईआरटी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। नई और पुरानी दोनों पढ़ लो, झंझट खत्म। ऐसी दुविधा अपने दिमाग में मत रखो, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में हजारों की तादाद में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा के 1 महीने पहले तक यह तय नहीं कर पाते कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या न्यू, फिर भी प्रीलिम्स निकल जाने की उम्मीद रखने हैं। सपनों की दुनिया है, सपने देखने के पैसे थोड़ी लगते हैं। आज यह बात सब आने सच है कि यूपीएससी की तैयारी करना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। ग्रेजुएट हुए तो पता चला कि इस परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में शहर के किसी एक लड़के का चयन हुआ है तो हज़ारों छात्र बिना गाइडेंस और बिना अपनी योग्यता एवं क्षमता को पहचाने तैयारी शुरू कर देते हैं और यूपीएससी के चक्कर में जवानी के कई साल बर्बाद कर देते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई ट्रिक नहीं, बलिदान देना होगा। खुद को 8 से 10 घंटे हर दिन कुर्सी पर बैठाकर तप करना होगा। एक तपस्वी की तरह तपस्या करनी होगी। मैंने मेंटर के अंदाज में यह बात बोली। पता है सर, मेरी सहेली दिव्या तंज कसते हुए पिछले दिनों कह रही थी आईएएस ऑफिसर बनना तेरे बस का नहीं है और कुछ ट्राई कर ले। केचुआ भी सांप बनने की इच्छा से अपना बदन मरोड़ता है और जगह जगह से टूट जाता है। यही हाल है तुम्हारा। हड्डी भले टूट जाए, सपने नहीं टूटने चाहिए। तुम भले ही कितना ही ताना मार दो, लेकिन मेरा हमेशा से ही मानना रहेगा कि आईएएस बनना है तो फिर गिर उठ, मजाक उड़वा, फिर से दौड़। एंजल ने दृढ़ संकल्पित होते हुए कहा। सपने देखना चाहिए पर उन्हें पूरा करने का जुनून भी होना चाहिए। अक्सर सपने रात को अवचेतन की आक्षांताएं दर्शाते हैं और नींद खुलते ही फुर हो जाते हैं। कोई उन्हें साथ लेकर जागे और श्रम परिश्रम से उठे, तभी स्वप्न का सच होना संभव है।
और मैं यही कह रही हूँ, तो मेरे सपने पूरे क्यों नहीं होंगे। आसमान काम करने के लिए आई नहीं, बड़े सपने देखे हैं तो बड़ी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हूँ। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह मेरा अध्याय वाक्य था। एंजल ने कहा, मैंने दिव्या से कह दिया कि मूर्ख किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं, एक क्रांतिकारी में आप भी। पता है सर, अपनी गलती ना देखकर वह कुर्सी से उठकर अपने रूम में चली गई। अच्छा यह बताओ कि यूपीएससी के लिए परफेक्ट स्टडी मटेरियल क्या है। परफेक्ट ना तो यूपीएससी के लिए कोई स्टडी मटेरियल है और ना ही परफेक्ट स्ट्रेटजी। आपकी धुन, लगन और जिद परफेक्ट होनी चाहिए। करना है तो करना है, परफेक्शन के नाम पर मत घबराइए, आप उस कभी नहीं पा सकते। आप क्या, कोई भी इंसान परफेक्शन हासिल नहीं कर सकता। एक बात गांठ बांध लो, यह यूपीएससी के साथ एक अजीब बात है कि तैयारी के शुरुआती 1 साल में ढंग से पढ़ाई नहीं की तो सिलेक्शन लेने के लिए आने वाले सालों में 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जेब से ईयरफोन निकालते हुए कहा। नवंबर का महीना था और रात्रि बढ़ने के साथ साथ हवा में ठंड घुल रही थी। टिकट कहते हुए टीटी ने मेरा लाभ सीट नंबर पूछा। मैंने फोन होल्ड पर डालकर टिकट दिया। गांव कितने दिन रहोगे, एंजल ने पूछा। 1 सप्ताह रुकने का प्लान। अच्छा, कभी जयपुर आओ तो बताना, मैं मिलना चाहूँगी आपसे। आपसे बात करके अच्छा लगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। एंजल ने कहा, रात के 1 बज चुके हैं, चलिए तैयारी से जुड़ी हुई चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। गुड नाइट। यह कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैं मोबाइल से सोशल साइट पर एंजल को सर्च करने लगा। जिसके जीवन में कोई विज़न नहीं होता वह ज़िंदगी भर दूसरों के विज़न पर काम करता है। जिसको अपने दिमाग का पसीना अच्छा नहीं लगता उसे ज़िंदगी भर दूसरों के आगे अपने शरीर का पसीना बहाना पड़ता है। जिस व्यक्ति के काम में कोई डेडलाइन नहीं होती उसी के काम की दुनिया में कोई पहचान नहीं होती। मैंने अपने फेसबुक वॉल पर यह पोस्ट लिखी और सोने के लिए लेट गया। आंखों से तो नींद गायब थी और एंजल की मीठी मीठी आवाज़ 2 बार कानों में गूंज रही थी। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी क्योंकि यह कहानी का पहला भाग था। इस कहानी के और भी भाग रोज़ रात को 9 बजे अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।